हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसमें का टॉपिक है जल। टॉपिक का नाम क्या है? जल। आज हम जल के बारे में जानेंगे कि जल के बारे में क्या-क्या एनसीईआरटी बुक में कहता है। चलें तो शुरू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? ये तो सब लोग का पता है कि जल जैसे ही बोलते हैं उसके बारे में कैसा चित्र बनता है। जो आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। बात सही है। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? ऐसा सोचते हैं? अगर नहीं भी सोचते हैं तो आज जरूर इसके बारे में सोचें। क्या है, किस तरह का है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। जो गड्ढे में पानी रहता है वो पानी कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। मतलब क्या होता है? इस तरह से देखिए, ये नदी है। देखिए इसमें दिखा रहा है नदी है। नदी से जल क्या हुआ? वाष्पीकरण होकर के ऊपर उड़ गया। ऊपर उड़ने के बाद क्या हुआ? ये यहाँ जाते जाते संघनित होकर के बादल बना। इस तरह से ये पूरे बादल संघनित होकर के बन गया। तो ये फिर बरसन के रूप में बूंद बूंद कर करके हुआ और ये वर्षा हुआ और यहाँ से फिर बहते हुए फिर से नदी में चला आया। इस तरह से होते रहता है। अब आगे, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जो अभी हम देखें कि नदी से फिर क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर जाता है और बादल बनाता है। संघनित होकर के बादल बन जाता है। फिर बादल से संघनित होकर के बूंद बूंद के रूप में वर्षण होता है और वर्षण के रूप में फिर कहाँ जाता है? वही जल नदी में जाता है। तो ये जब प्रक्रिया होते रहता है इसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। और आगे, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। मतलब शताब्दी साल पहले जो जल था वही जल आज भी है। जिस जल का उपयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। मतलब यहाँ का जल वहाँ, वहाँ का जल वहाँ हो जा रहा है, लेकिन जल तो वही यूज हो रहा है जो पहले होता था। लवण जल के मुख्य स्रोत क्या है? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। क्या क्या चीज़ है? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। जैसे महासागर हो जाए या समुद्र हो जाए, उसका जल कैसा होता है? लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। लवणीय का मतलब नमक, जिसमें सोडियम ज़्यादा प्रेजेंट हो उसको लवणीय कहते हैं। तो लवणीय कहाँ ज़्यादा होता है? लवणीय जल होता है महासागर हो या फिर समुद्र हो, इसका जल क्या होता है? लवणीय होता है। अब देखिए बॉक्स में क्या लिखा हुआ। थलशाला किसको कहते हैं? एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत इसके चारों ओर छोटे पौधों को अब व्यवस्थित करें। ठीक है, व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें। जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदे के रूप में नीचे गिरता है। इस तरह से अब हम आगे देखते हैं। ये पूरा विश्व का मानचित्र दिया हुआ है।
तो इसमें देखेंगे उत्तरी अमेरिका ये है और ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए तो अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में। और फिर साल्ट लेक सिटी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। विनिपेग झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। सुपीरियर झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ह्यूरन झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। मिसिसिपी नदी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। फिर आगे देखते हैं क्या, ग्रेट बियर झील या ग्रेट स्लेव झील, ये सब है उत्तरी अमेरिका में। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर किसके किसके बीच है? तो देखा जाता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के ऐसे मतलब उसी के आसपास है कैस्पियन सागर झील। अब देखते हैं कि अफ्रीका है यहाँ पे। तो अफ्रीका को देखा जाए, नाइजर नदी हो गया अफ्रीका में ही हो गया नाइजर नदी। और फिर देखें तो नील नदी, विक्टोरिया झील, कांगो नदी और ऑरेंज नदी, ये सब है अफ्रीका में। फिर इधर देखा जाए तो एशिया है, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये तो भारत की ऐसे हैं। एशिया एशिया में ही भारत प्रेजेंट है। और फिर इधर देखा जाए और क्या, ऑस्ट्रेलिया है इधर। तो डार्लिंग नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इस तरह से अगर कुछ कुछ ना पता चल रहा हो तो कोई बात नहीं, ये बुक के माध्यम से देखिएगा। मानचित्र तो ज़्यादा करके अच्छा से बुक में ही दिखेगा। ऐसे जहाँ जहाँ पता चल रहा उसको हम बता दिए हैं। चले अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जल का वितरण कैसे कैसे होता है? जैसे जल का वितरण देखा जाए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ। 3/4 बोले तो 3/4, मतलब 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, देखा जाए कि धरती पर थल मतलब स्थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? ऐसा नहीं लगता है कि स्थल से ज़्यादा जल प्रेजेंट है, फिर भी देखते हैं कि कई देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। सबसे ज़्यादा देखिए महासागर में ही 97.3% हो गया। बर्फ छत्रक के रूप में 0.20, भूमिगत जल के रूप में हो गया 0.68, झीलों का आलवन जल हो गया 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें में हो गया 0.009, वायुमंडल में हो गया 0.0019, नदियाँ में हो गया 0.0001, मतलब सभी जोड़ के 100% हो गया। देखा जाए साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे इस तरह से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लावन कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। देखा जाता है कि तैरने वालों को आसान होता है जिसमें लवणता ज़्यादा होती है। तो इजराइल के जो मृत सागर है इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि देखा जाता है कि 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। और आगे देखें तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसी नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बहुत। आजकल देखा जाता है कि नल जल का जब सुविधा हो गया है
तो लोग क्या करते हैं कि नल को छोड़ देते हैं खुला और पानी बहते रहता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्त। जहाँ कहीं भी नल खुला हो उसका आदमी का चाहिए हम लोगों को कि नहीं, उसको बंद किया जाए, उसको उपयोग के अनुसार, अपना ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत बहुमूल्य संसाधन है जिसको हम लापरवाही के रूप में बर्बाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलें आगे। आगे क्या है? महासागरीय संरचना, परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। देखा जाए 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रवलित किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। अब देखते हैं तरंगे किसको कहते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगे के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसी को क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। देखा जाता है कि जब महासागर के पास जाएंगे तो देखते हैं कि जल लगातार उठेगा और फिर क्या होगा? वापस गिर जाएगा। तो वही उसी चीज़ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। देखिए इस तरह का तरंग है, इधर से गया, उठा, फिर वापस गिरा। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अच्छा, अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। सोचिए, ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। मतलब सुनामी के कारण ही, जब 2004 में सुनामी आया था तो इसी में क्या हुआ था कि सुनामी के बाद अंडमान जो है और निकोबार द्वीप समूह है ये इंदिरा पॉइंट में डूब गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सुनामी कब आया था जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट में डूब गया था, तो 2004 में। अब हम इसमें देखते हैं, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का एक शब्द है। क्वेश्चन पूछता है कि सुनामी क्या है, तो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, तो पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये जो बॉक्स में दिया हुआ है इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें है सुनामी, पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। कितना? 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया
और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके परिणामस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु व पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। अब आगे देखते हैं क्या है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों वह हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आ गई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। इस तरह से देखें, वो बॉक्स का जो है उसका पूरा विवरण देखें, क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है। अगर उसमें लगे कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको देखिए, सुनिए, उसको लिखिए। दोस्त, आप लोग क्या करें कि ज़रूर ये वीडियो प्ले करें, और अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो उसको रोक रोक करके देखिए। जो नोट लगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट लगे, उसको नोट कीजिए और पढ़िए, याद कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। एक बार में कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या। हाँ, तो आगे देखते हैं। अब ज्वार भाटा के बारे में पढ़ना है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब क्या होता है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल उठना एवं गिरना, उठना और गिरना, उसी को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। अब आगे देखना। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं
और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ऊंचे ज्वार कब है, तो जब तीनों एक सीधी रेखा में होता है तब। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहा जाता है। ज्वार उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि उच्च ज्वार किस किस चीज में सहायक होता है, तो पहला हो गया नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ऊंच ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। ऊंच ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह सब होता है ज्वार का अध्ययन। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, ये कहा कि लघु ज्वार कब होता है। लघु ज्वार भाटा कब होता है? जब सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, जब पृथ्वी बीच में हो और इधर से इधर की ओर और इधर से इधर की ओर लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, तब हो गया लघु ज्वार भाटा। लेकिन बृहद ज्वार भाटा कब हो? जब तीनों सीधी एक रेखा में हो। नहीं, सूर्य है, बीच में चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो तीनों मतलब एक सीधी में है, तो बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा, इस तरह से। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, इसमें देखना है महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। महासागरीय धाराएं हैं जो गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे है, जैसे कि भारत का नक्शा देखा जाए तो इस तरह से ऐसे जो भी है, तो ये भूमध्य रेखा के निकट होगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास ही भूमध्य रेखा पर किरण एक सीधी रेखा पर पड़ती है, तो यहाँ से जितना ऐसे नज़दीक होगा वहाँ पे गर्म अवस्था में होगा। इसीलिए क्या कहता है कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, वहाँ गर्म महसूस होता है, इसलिए एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। जब भूमध्य रेखा के पास मान लिया जाए कि ये एक पृथ्वी है, सपोज दैट, ऐसे नहीं, इस तरह से ये एक पृथ्वी है, गोल मानिए, गोल हो नहीं रहा है, तो और यहाँ से थी ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के आसपास में जो होगा इधर, तो ये होगा गर्म वाला महासागरीय धारा। लेकिन इधर से इधर होगा, ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ध्रुव तो ऊपर है यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री साउथ, जो भी हो, इस तरह से, तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर होगा। इसको नहीं कहा कि ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए, जैसे कि ठंडी धाराएं हैं, तो ठंडी है तो ठंडा की तरफ से गर्म तरफ आएगा। ये मान लीजिए पृथ्वी है, मान लीजिए गोल नहीं हो रहा लेकिन गोल है, मान लीजिए पृथ्वी है। अब ये विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा लेकिन ठंडी धारा है, तो यहाँ पे ये ध्रुव है और यहाँ पे ये ध्रुव है, तो ये जब भी है तो यह इधर से इधर की ओर प्रवाहित होगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होगा। यहाँ भी ध्रुव है तो यहाँ ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होगा, तो ये ठंडी धाराएं होगा। चलिए ठीक है। अब या फिर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं जो कैसा है, गर्म है या शीत है।
तो शीत जलधाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं होती है वो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ पे गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह विश्व भर में किस चीज़ के लिए सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है, तो मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए ठीक है, अब फिर से ये जलधाराएं वाला महासागर धाराएं वाला है ये सब, ये वाला जो देख रहे हैं, मतलब शीत धारा वाला है वो ब्लू वाला है, और कोष्ण धारा वाला है मतलब ग्रीष्म मतलब गर्म जलधारा वाला है वो ये है रेड वाला है। तो देखना है कि विषुवतीय विपरीत धारा हम्बोल्ट यानी पेरू की धारा है वो हम्बोल्ट वाला है। तो इधर से ऐसे कर रहा है कि इधर से इधर जाएगा तो ये गर्म वाला होगा, है ना। और फिर ये देख रहे हैं विषुवतीय धारा हो गया, फोर्निया की धारा, ऑललास धारा, फिर हो गया वेनेजुएला की धारा, ब्राज़ीलियन धारा, फोकलैंड की धारा, कैनरीज की धारा, ये सब देखिए तो पता चलेगा कि सब धारा के बारे में है। देखिए लेब्राडोर अभी पढ़ें तो ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम अभी पढ़ें तो गर्म है, कैनरीज धारा ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है, अलास्का की धारा गर्म है। ये सब देखना है एक एक चीज करके। क्यूरोसियो की धारा गर्म है, क्यूरोसियो की धारा गर्म है, लेकिन ओयासियो की धारा ठंडी है। इस तरह से अगर पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर बुक से देखेंगे अस्थायी रूप से, और फिर देख देख करके इसको गहन अध्ययन कीजिएगा अगर वीडियो में नहीं पता चल पा रहा है तो। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। तो गर्म मिल जाए और ठंडी मिल जाए, ये दोनों जहाँ जलधाराएं मिल जाती हैं वहाँ कोहरे का मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालक में बाधा उत्पन्न होता है। नौ संचालक में मतलब नाव चलाने में जो भी है वो बाधा उत्पन्न होता है, कोहरा में नहीं चल पाता है। तो आज का ये टॉपिक आज समाप्त हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तब भी मुझे मन लगता है कि हाँ हम वीडियो फिर से लाएं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, फिर लगता है मैं वीडियो बेकार बना रहे हैं, क्या आप लोग इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है उस सभी में इसका फ़ायदा उठाएं अच्छे से। तो ठीक है, थैंक यू।